बेटा अगला आर्टिकल है उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष को हम कैटालिटिक पॉइजन भी कहते हैं। कैटालिटिक पॉइजन का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक के लिए जहर का काम करे, या दूसरे शब्दों में ऐसा सोच सकते हैं कि उत्प्रेरक की प्रभाव को क्या कर दे, समाप्त कर दे। अगर आपके पास कोई भी ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो उत्प्रेरक के प्रभाव को कम कर सकता है या उत्प्रेरक के प्रभाव को नष्ट कर सकता है, आप ऐसे रासायनिक पदार्थ को कहते हैं कि ये पदार्थ जो है वो उत्प्रेरक क्या है, विष है। तो जैसा उत्प्रेरक वर्धक में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि उत्प्रेरक वर्धक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्षमता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दूसरे शब्दों में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। लेकिन उत्प्रेरक विष वर्धक से जस्ट अपोजिट होते हैं। उत्प्रेरक वर्धक क्या करते, विष क्या करते हैं कि ये उत्प्रेरक की सतह पर जुड़कर उत्प्रेरक की क्षमता को या तो बिल्कुल कम कर देते हैं और या उसकी क्षमता को नष्ट ही कर देते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थों को कहते हैं उत्प्रेरक विष। तो सबसे पहले उत्प्रेरक विष की परिभाषा लिखेंगे और फिर इस बात को भी देखेंगे कि उत्प्रेरक विष कैसे उत्प्रेरक की क्षमता को घटा देता है या उसे समाप्त कर देता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं कि उत्प्रेरक विष होता क्या है। क्या लिखते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में डाले गए उत्प्रेरक पदार्थ की क्रियाशीलता, उत्प्रेरक पदार्थ की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। या नष्ट कर देते हैं। उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ये तो बेटा परिभाषा होगी। परिभाषा में ऐसा सोचता हूँ कि लगभग सभी लोग लिख सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि उत्प्रेरक विष को हम एक्सप्लेन ना कर पाए क्या होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि इसकी क्रियाविधि को समझना। देखो क्रियाविधि कैसे समझते हैं। उत्प्रेरक में क्या करता हूँ कि सबसे पहले रासायनिक क्रिया वही लेते हैं जो वर्धक में आपने ली थी। नाइट्रोजन गैस है, इसकी अभिक्रिया 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 से होनी है, हाइड्रोजन गैस से। और आपको याद होगा Fe नाम का उत्प्रेरक पदार्थ अभिक्रिया में यूज किया गया था। तो हम Fe के बाद क्या लिख देंगे कि ये कौन सा पदार्थ था, उत्प्रेरक। और आपको याद होगा कि जब वर्धक हमने पदार्थ डाला, उत्प्रेरक क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और उत्प्रेरक जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा तो इन दोनों से मिलकर बनेगा 2NH3 अर्थात अमोनिया गैस। अब उत्प्रेरक की तो क्या हुआ, उत्प्रेरक के प्रभाव में तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, लेकिन क्योंकि हमने विष का प्रयोग किया था, उत्प्रेरक विष का प्रयोग किया था, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक विष का काम करता है हाइड्रोजन सल्फाइड। या फिर आप हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं लिखना चाहते तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिख सकते थे। अब हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उत्प्रेरक की क्षमता को क्या कर देगा, घटा देगा या समाप्त कर देगा। मैं इस पे लिख देता हूं, पूरा बात नहीं लिखते हैं तो इतनी बात तो लिख ही देते हैं कि ये काहे का कार्य करेगा, विष का। ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपकी बुक में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का वर्णन किया गया है तो वो भी गलत नहीं है, वो भी इस उत्प्रेरक के लिए विष है। अभी एक बात और हम बोल देते हैं इसमें से, क्या कि पूछता है उत्प्रेरक का जो विष है H2S है, क्या वो अभिक्रिया को देखकर डाला जाता है। तो बात आएगी अभिक्रिया से उत्प्रेरक विष का कोई भी संबंध नहीं है। विष का संबंध केवल किससे, उत्प्रेरक से। अभी इस बात की भी चर्चा करेंगे, आखिर ये जो उत्प्रेरक का विष है ये उत्प्रेरक पर क्या ऐसे वर्क कर देता है
जिससे उत्प्रेरक की क्षमता या तो कम हो जाती है या तो नष्ट हो जाती है। तो बेटा उत्प्रेरक को देखो हम कैसे बनाते हैं। ये उत्प्रेरक है, ऐसे समझ लेते हैं। ये गोलों से मैंने या ओ से मैंने बनाया है उत्प्रेरक को। और बेटा उत्प्रेरक किया है, ये है बाहरी सतह, आउटर सरफेस है। और बाहरी सतह पर कुछ बॉन्ड जैसे आपको दिख रहे हैं, इनको कहते हैं मुक्त संयोजकताएं। कभी भी कोई भी रासायनिक पदार्थ जब भी अभिक्रिया करता है, कम से कम एक बार इन मुक्त संयोजकताओं में आकर चिपकता है। कहने का अर्थ है, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ने अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाई होगी, तो एक बार नाइट्रोजन भी इस मुक्त संयोजकता के साथ जुड़ा होगा और एक बार हाइड्रोजन भी मुक्त संयोजकता के साथ जुड़ा होगा। अभिक्रिया तभी हुई होगी, इसके पहले अभिक्रिया होने वाली नहीं है। कम से कम एक क्षण के लिए ही सही, एक सेकंड के लिए ही सही, अगर अभिक्रिया की स्पीड बढ़ाई गई है उत्प्रेरक के साथ, तो वो मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या एटम को एक बार कम से कम उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होना पड़ेगा, चिपकना पड़ेगा। और अधिशोषित होना पड़ेगा तो ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। अब होता क्या है, जैसे मैंने इसमें से उत्प्रेरक विष डाल दिया, बेटा उत्प्रेरक के विष को पी से लिख लिया जाए। अब पी से क्यों लिख रहे हैं उत्प्रेरक के विष को? क्योंकि बेटा इसका नाम क्या है, पॉइजन, तो पी से लिख लिया। अब हुआ क्या, उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्र बहुत सारे थे, मुक्त संयोजकताएं कहीं बहुत सारी थी, इसलिए उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बहुत तेजी से तीव्र किए था। खूब अभिक्रिया का जो वेग था तीव्र था, अभिक्रिया तेजी से हो रही थी। लेकिन जैसे ही आपने उत्प्रेरक विष को डाला, उत्प्रेरक विष करता क्या है, मुक्त संयोजकताओं के साथ खुद उत्प्रेरक विष क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अभी सोचने वाली बात है, अगर उत्प्रेरक विष जो है मुक्त संयोजकताओं को घेर लेता है, खुद मुक्त संयोजकताओं को के साथ जुड़ जाता है। अभी ध्यान देने वाली बात ये, क्या अब अभिकारक अणु के जुड़ने के लिए कोई मुक्त संयोजकता बची है यहाँ पर? तो आप कहोगे सर जी अभिकारक अणु के जुड़ने के लिए अब मुक्त संयोजकता नहीं बची है उत्प्रेरक की सतह पर। अच्छा, अगर मुक्त संयोजकता नहीं बची है तो क्या अभिकारक अणु कभी उत्प्रेरक की सतह पर चिपक पाएगा? नहीं, क्योंकि वहां तो पॉइजन चिपका हुआ है। अब क्योंकि उत्प्रेरक की सतह या मुक्त संयोजकता पूरी तरीके से ढक गई है, उत्प्रेरक की सरफेस पूरी तरीके से पॉइजन के थ्रू कवर कर ली गई है, अब कोई भी पार्टिकल जो है वो उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित नहीं होगा। अब सोचो, अगर उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित नहीं हो पाएगा तो क्या उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा पाएगा? नहीं। या दूसरे शब्दों में ऐसे सोच सकते हैं कि अभिकारक अणुओं के तो कांटेक्ट में ही नहीं आएगा अब उत्प्रेरक, क्यों उत्प्रेरक की जो सतह थी वो किसने ढक ली है, विष ने। अगर उत्प्रेरक की सतह को विष ने ढक रखा है, अब जैसे मैं क्या मानता हूं, ये हमारे लिए उत्प्रेरक है। अब विष ने किया क्या है, इसकी सतह पर पूरी जितनी भी मुक्त संयोजकताएं थी यहां पर विष चिपक गया है, एक परत विष की बन गई है। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आता भी है तो उस परत से टकराता है और वापस लौट जाता है, उत्प्रेरक की सतह पर चिपक नहीं पाता है। तो उत्प्रेरक की तरह उत्प्रेरक अच्छे ढंग से बिहेवियर भी नहीं कर पाएगा, उसकी पावर घट गई। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही किसी उत्प्रेरक में उत्प्रेरक विष को डाला जाता है, उत्प्रेरक की समस्त मुक्त संयोजकताओं पर कौन चिपक जाता है, उत्प्रेरक विष। या दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि उत्प्रेरक की सतह को उत्प्रेरक विष पूरी तरीके से क्या कर लेता है, ढक लेता है। और जब उत्प्रेरक की सतह को उत्प्रेरक विष पूरी तरीके से ढक लेता है तो अभिकारक अणुओं को उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित नहीं किया जा सकता है और अभिक्रिया का वेग कैसा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, या उत्प्रेरक की क्षमता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। अच्छा, पिछली बार क्या करता था मैं, क्या मुझे याद है, वर्धक जब डालते थे, वर्धक एक काम करता था कि बॉन्ड बनाता था कैटेलिस्ट के साथ और साथ में कैटेलिस्ट के उस भाग को यहां से उखाड़ करके क्या कर देता था, अलग। और जैसे उखाड़ के अलग करता था, मुक्त संयोजकताओं की संख्या क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, दरारें आ जाती थी और दरारें पर या खुदरी सतह पर अभिक्रिया का वेग बढ़ाया जा सकता है उत्प्रेरक की। तो पॉइजन का बड़ा आसान सा है, इसको अच्छा एक काम और करेंगे कि अभी उत्प्रेरक विष को बताना होगा तो ये फिगर भी बना के आएंगे वहां, जिससे आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। मैं इसका कारण भी बता सकता हूं, और कोई पूछता है कि क्या कारण है आखिर, तो मैं इसका कारण भी दे सकता हूं। तो हम भैया इसका कारण लिख ही देते हैं। यहां पर क्या करता है, जब किसी उत्प्रेरक में उत्प्रेरक विष को डाला जाता है
उत्प्रेरक विष को डाला जाता है तो उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं से जुड़कर मुक्त संयोजकताओं से जुड़कर उत्प्रेरक की सतह को ढक लेता है। उत्प्रेरक की सतह को ढक लेता है जिससे उत्प्रेरक की क्षमता या क्रियाशीलता उत्प्रेरक की क्षमता भी बेटा ले सकते हो, और क्षमता के साथ साथ क्या लिख सकते हो, क्रियाशीलता। उत्प्रेरक की क्षमता या क्रियाशीलता कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है। तो ये बेटा हो गया उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक विष के कार्य करने का तरीका कि उत्प्रेरक विष कैसे बिहेवियर करता है या कैसे रिएक्शन को अप्लाई कर लेता है। तो उत्प्रेरक विष में एक सामान्य सी बात थी कि उत्प्रेरक विष जो है वो उत्प्रेरक की सतह को मुक्त संयोजकताओं को क्या कर लेता है, ढक लेता है, जिससे उत्प्रेरक पूरी तरीके से क्या हो गया, कवर हो गया, ढक गया अंदर। अब अगर मॉलिक्यूल आएगा भी रिएक्टेंट कोई मॉलिक्यूल तो उत्प्रेरक से टकरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बाहर से उसके साथ कौन जुड़ा है, पॉइजन जुड़ा हुआ है, ये उसी से टकराएगा और उत्प्रेरक किसी भी प्रकार की क्रियाशीलता को नहीं दिखा पाएगा। अब बेटा अगर उत्प्रेरक विष को पढ़ लें तो उत्प्रेरक विष के बाद आता है अपने यहाँ बहुत अधिक पूछे जाने वाले सिद्धांत हैं दो। कहता है उत्प्रेरण के सिद्धांत। उत्प्रेरण के सिद्धांत का अर्थ है आखिर उत्प्रेरक बिहेवियर कैसे करता है। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा कि उत्प्रेरक विष कैसे कार्य करता है, उसके पहले एक दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्प्रेरक का वर्धक कैसे कार्य करता है, आखिर उसके कार्य करने के तरीका क्या है। आज सेम वैसे तरीका है, कहता है कि उत्प्रेरक के कार्य करने का तरीका क्या है, और उत्प्रेरक के कार्य करने के तरीके को कहते हैं उत्प्रेरण का सिद्धांत। पहला सिद्धांत बेटा उनमें से लिखा है समांगी उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। समांगी उत्प्रेरण तो सभी लोग जानते हो। समांगी उत्प्रेरण रासायनिक अभिक्रियाओं को तो पता ही था कि वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों एक ही अवस्था में पाए जाते हैं। पहला सिद्धांत जो है वो केवल समांगी उत्प्रेरण रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है। अंग्रेजी में कहते हैं इंटरमीडिएट, समांगी उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक सिद्धांत इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी फॉर होमोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस पढ़ाई था हम लोगों ने। दूसरा जो सिद्धांत है वो है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। अच्छा, विषमांगी उत्प्रेरण का जो अधिशोषण सिद्धांत है ये आता भी बहुत अधिक है। बोर्ड एग्जाम में अगर देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में विषमांगी उत्प्रेरण का जो अधिशोषण सिद्धांत है ये बहुत आता है। इसे अधिशोषण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब इसमें से क्या करते हैं, पहले सिद्धांतों को बताना स्टार्ट करते हैं कि पहला सिद्धांत किस बिहेवियर पर बेसिस पर कार्य करता है। समझते हैं इसके तरीके को, फिर इसको लिखते हैं। बेटा ये पहला सिद्धांत हम लोग लिख रहे हैं। पहला सिद्धांत जो है एक तो समांगीय विक्रियाओं के लिए लागू होता है। देखो ऐसा है, मैंने मान लिया मेरे पास दो विकारक पदार्थ हैं ए और बी, और उन दोनों ए और बी रासायनिक अभिकारक पदार्थों से जब विक्रिया होती है तो बेटा एक उत्पाद का निर्माण होता है जिसका नाम है ए बी। क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में अभी कैटलिस्ट नहीं पड़ा है, उत्प्रेरक नहीं पड़ा है। अगर कोई पूछेगा भी कि अभिक्रिया का वेग क्या है तो आप बताओगे ये अभिक्रिया बहुत ही कैसी गति से हो रहा है, मंद गति से हो रही है। अच्छा, मंद गति से इसलिए भी बता सकते हैं क्योंकि क्या है कि यहाँ पर उत्प्रेरक पड़ा ही नहीं है। अब कहता है अगर हम इस रासायनिक अभिक्रिया में
ए और बी नाम की रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक पदार्थ डाल दें जिसका नाम है एक्स। तो उत्प्रेरक पदार्थ जो एक्स होता है वो सबसे पहले क्या करता है कि इन दो अभिकारक पदार्थों में से किसी एक पदार्थ के साथ पहले अभिक्रिया करता है। फिर से ध्यान रखना, ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है और माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के आधार पर अगर मैं अभिक्रिया के तरीके को समझाना चाहूं तो ए और बी दो रासायनिक पदार्थ हैं, इन्हीं दोनों पदार्थों का आपस में अभिक्रिया होनी है। लेकिन अगर उत्प्रेरक को डाल दिया जाए तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के आधार पर ए या बी में से किसी एक से सबसे पहले अभिक्रिया करता है उत्प्रेरक। इसको भी ध्यान रखना कि सभी पदार्थों से नहीं करेगा, चाहे ए से करे या बी से करे। तो मैंने माना कि सबसे पहले ए ने अभिक्रिया की किससे, उत्प्रेरक से, या ऐसा सोचता है उत्प्रेरक ने इनमें से किसी एक के साथ अभिक्रिया की, तो मैंने मान लिया कि ए ने एक्स के साथ अभिक्रिया की या एक्स ने ए के साथ अभिक्रिया कर ली और एक पदार्थ बनाया ए एक्स, लेकिन अभी तक बी पदार्थ ने अभिक्रिया नहीं की। अच्छा, सोचने वाली बात है, इस समय जो बीच में पदार्थ एक बना है ए एक्स, उत्प्रेरक और अभिकारक ए के मिलने से इस पदार्थ को बेटा कहते हैं माध्यमिक यौगिक। माध्यमिक यौगिक या इसी को कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसी को माध्यमिक यौगिक कहते हैं। अब क्या होता है कि माध्यमिक यौगिक अत्यंत क्रियाशील हो जाता है। उत्प्रेरक जैसे ही ए के साथ जुड़ा माध्यमिक यौगिक बना और ये माध्यमिक यौगिक अत्यंत क्रियाशील है। अब ये माध्यमिक यौगिक अभिक्रिया किससे करेगा, बी से। तो अब माध्यमिक यौगिक ए एक्स अभिक्रिया करने वाला है बी से, और बी से अभिक्रिया कैसे करेगा कि जब ए एक्स बी से अभिक्रिया करेगा तो एक्स स्वयं अलग हो जाएगा और ए को किसके साथ जोड़ देगा, बी के साथ। अभी ध्यान देने वाली बात है, एक्स क्या है, उत्प्रेरक। शुरुआत में भी एक्स था उत्प्रेरक, इसका मतलब है उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लिया इसने, लेकिन अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक पदार्थ से क्या हो गया, अलग हो गया और ए और बी नामक दोनों पदार्थों की आपस में क्या कर दी, अभिक्रिया करवाई। लेकिन इस संपूर्ण अभिक्रिया के दौरान बीच में एक पदार्थ बना था ए एक्स, जिसको हम कौन सा यौगिक कहते थे, माध्यमिक यौगिक। और जब तक माध्यमिक यौगिक नाम का कंपाउंड बनकर तैयार नहीं होता, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि नहीं होती। यह उत्प्रेरण का पहला सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। अभी इस सिद्धांत को ए और बी रासायनिक अभिक्रियाओं पर तो समझ लिया, लेकिन अगर इसी सिद्धांत को हम लोग किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए लिखना चाहें तो देखो कैसे लिख सकते हैं। अब ये तो मैंने ए और बी पर बेस्ड बताया, अब मैं अभिक्रिया पर बताता हूं। एक मेरे पास रासायनिक अभिक्रिया, उसको देखते हैं। बेटा हमारे पास एक पदार्थ है एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। हमको इसकी अभिक्रिया करवानी है एथेनॉल से, C2H5OH से। अब हमने सबसे पहले इस पे उत्प्रेरक पदार्थ किसका इस्तेमाल किया, H2SO4 का। तो देखो तरीका क्या था, ए की जगह पर पहला पदार्थ, बी की जगह पर दूसरा पदार्थ। सबसे पहले इन दोनों पदार्थों में से एक पदार्थ किसके साथ अभिक्रिया करेगा, उत्प्रेरक के साथ। अब बेटा इन दोनों में से एक पदार्थ उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करेगा। देखो तरीका क्या है, इसका OH इसके H से अभिक्रिया करेगा, OH H से अभिक्रिया करेगा तो पहला पदार्थ क्या बनेगा, H2O। ध्यान देने वाली बात है, अगर आप चाहो तो इस H2O को तीर के निशान के कहां लिख सकते हो, नीचे। OH उत्प्रेरक के H से अभिक्रिया करके जल बना लेता है। बेटा बचता क्या, पहले इसको देखें, C2H5 और यहां देखोगे तो बचेगा HSO4। तो C2H5HSO4। तो बेटा अभी दूसरा मॉलिक्यूल तो अभिक्रिया उसने नहीं की है ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल साइड में लिख देते हैं, C2H5OH। वो तो दूसरा मॉलिक्यूल बी की जगह पर है। बेटा आप जानते हो इसमें से माध्यमिक यौगिक कौन सा है, ये वाला C2H5HSO4। C2H5HSO4 यही है माध्यमिक यौगिक। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, तो बेटा इसका नाम मैं लिख नहीं रहा, जगह मेरे पास कम है थोड़ी सी, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वो क्या है, माध्यमिक यौगिक। अच्छा, अब माध्यमिक यौगिक क्या करता था, अब दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करता था। तो मैं माध्यमिक यौगिक को यहां लिख लेता हूं, C2H5HSO4। दूसरा रिएक्टेंट क्या है बेटा,
C2H5OH। अब यह अभिक्रिया करेगा दूसरे रिएक्टेंट से, तो एक तरीका फिर से क्या है, इस बार क्या है, उत्प्रेरक को अलग होना है। ये वाला H इस HSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। अगर सोचो ये वाला H इस HSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाकर तैयार करेगा, H2SO। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचता है, C2H5O और C2H5, C2H5O, C2H5। तो अभिक्रिया हुई, डाई एथिल ईथर बना, लेकिन कम से कम रासायनिक अभिक्रिया में एक बार माध्यमिक यौगिक का भी निर्माण हुआ। तो अब माध्यमिक यौगिक सिद्धांत को तो आज समझ गए। मैं देखो दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूं। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत में पहला अभिकर्मक या अभिकारक एक बार किससे अभिक्रिया करता है, उत्प्रेरक से, और उत्प्रेरक से अभिक्रिया करके कौन सा यौगिक बनाता है, माध्यमिक यौगिक। वो माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उत्पाद, और उत्प्रेरक को क्या कर देता है, अलग। तो बेटा ये है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। अभी एक काम करेंगे, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत को इस खाली जगह पर क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या है कि बेटा बोर्ड से मिटाना पड़ेगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, तो वो मैकेनिज्म ये हो गया, लिखने का तरीका ये हो गया, ये मैकेनिज्म हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया लास्ट की 2 लाइनों पर, और सिद्धांत को हम लिख लेते हैं उधर। तो मैं थोड़ा सा यहां लिख दूंगा कि कौन सा सिद्धांत लिख रहे हैं हम लोग लिख रहे हैं माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, जिसे बेटा हम लोग उस बड़ी हेडिंग में भी लिख सकते, समांगी उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। तो लिखते हैं इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक सर्वप्रथम किसी अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके किसी अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। यह माध्यमिक यौगिक पुनः दूसरे अभिकारक के साथ मिलकर उत्पाद बनाता है। तथा उत्प्रेरक शीघ्रता से उत्पाद से अलग हो जाता है। तो ये बेटा हो गया माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, या आप इस माध्यमिक यौगिक सिद्धांत को पूरी तरीके से ऐसा भी पढ़ सकते थे, समांगी उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। अभी एक और चीज को पढ़ेंगे क्या, कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत जो है वो कब कब
लागू नहीं होता है। तो उसके लिए भी नीचे लिखेंगे क्या, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत की सीमाएं। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि लिमिटेशंस। आखिर किन किन स्थानों पर माध्यमिक यौगिक सिद्धांत जो है वो लागू नहीं होता। तो सबसे पहली बात, तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत अगर सबसे पहला आएगा तो किन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है, हमने लिखा था समांगी उत्प्रेरण के लिए लागू होता है। तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत विसमांगी उत्प्रेरण के लिए लागू नहीं होता है। पहली लिमिटेशन क्या है, लिखेंगे यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या नहीं करता है, की व्याख्या नहीं करता। या ऐसा सोच सकते हैं कि हम इस सिद्धांत के द्वारा विषमांगी उत्प्रेरण की पहचान या विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को नहीं पहचान पाते हैं। पहला हो गया। दूसरा, इस सिद्धांत से ना तो उत्प्रेरक विष के प्रभाव को समझा जा सकता है और ना उत्प्रेरक के वर्धक के प्रभाव को समझा जा सकता है। केवल उत्प्रेरक के प्रभाव को तो समझा जा सकता है, वर्धक और विष के प्रभाव को नहीं समझा जा सकता। तो सेकंड नंबर पे लिखेंगे वर्धक तथा विष के प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या नहीं करता है। बेटा एक और लिमिटेशन है इसकी, तीसरी नंबर पे, ये इस सिद्धांत के द्वारा हम इस बात की भी गणना नहीं कर सकते हैं कि आपने एक बात को पढ़ा होगा कि यदि कोई उत्प्रेरक ठोस अवस्था पे है, बड़े टुकड़े के रूप में है, तो उसके अगर महीन चूर्ण की भांति पीस लिया जाए तो उत्प्रेरक के पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण उत्प्रेरक की क्षमता कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस सिद्धांत के थ्रू हम ये भी नहीं बता सकते या हमें इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता या सिद्धांत इस बात का वर्णन नहीं करता है कि जब उत्प्रेरक चूर्ण की अवस्था में होता है तो उसकी क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है। तो लास्ट नंबर इसको लिखेंगे कि इसका और एक है नंबर जिसकी व्याख्या नहीं करता है, लिखेंगे चूर्ण रूप में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नहीं प्रदर्शित करता। प्रदर्शित करता है। तो बेटा ये लिमिटेशंस हैं समांगी उत्प्रेरण के लिए माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के। तो ये तीन प्रकार की व्याख्या को हम समांगी उत्प्रेरण की सहायता से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने लिमिटेशन लिख ली, परिभाषा लिख दी। बेटा मैकेनिज्म हो गया यहां से यहां तक, और ये हो गया उसका एग्जाम्पल। तो जब कभी भी एग्जाम्पल कहा जाएगा हम इस प्रकार के एग्जाम्पल लिख करके आएंगे। तो बेटा इस सिद्धांत को नोट करते हैं, फिर पढ़ते हैं। अभी एक और सिद्धांत रह गया है, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, और जिसको एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। एक काम करें, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर बाकी को पढ़ते हैं उसको। अगला सिद्धांत है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, और इसको कभी कभी बेटा लोग ऐसा भी कहते हैं आधुनिक सिद्धांत या अधिशोषण का आधुनिक सिद्धांत। क्या अगर ऐसा भी बोलता है, यही सिद्धांत लिख करके आना है आपको। मॉडर्न कंसेप्ट जो है यही है, अधिशोषण का ही। कहता है यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाओं की व्याख्या करता है। तो इसमें से एक सबसे पहली बात है, पिछला जो सिद्धांत पढ़ा समांगी उत्प्रेरण के लिए था, और ये जो सिद्धांत है वो विषमांगी उत्प्रेरण की अभिक्रियाओं की क्या करता है, व्याख्या करता है। कहता है इस सिद्धांत के अनुसार उत्प्रेरक की सतह पर अनेक मुक्त संयोजकताएं होती हैं। आप सभी को पता है कि अगर हमारे पास कोई भी उत्प्रेरक है, मैं मानता हूं मेरे पास ये उत्प्रेरक है, तो बेटा उत्प्रेरक की सतह पर अनेक मुक्त संयोजकताएं होती हैं। ये सब चारों ओर जो बने हैं बॉन्ड्स खाली, ये मुक्त संयोजकताएं तो ही तो हैं। कहता है बहुत सारी मुक्त संयोजकताएं होती हैं जिन पर अभिकारक अणु अधिशोषित होते हैं, अर्थात सबसे पहले अभिकारक के अणु इन्हीं मुक्त संयोजकताओं के द्वारा जुड़ते हैं या उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं।
कहता है अतः उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर अभिकारक के अणु इन्हीं मुक्त संयोजकताओं में चिपकना स्टार्ट कर देंगे तो मुक्त संयोजकताओं पर अभिकारक अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मुक्त संयोजकताओं पर अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ गई है तो अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ने को हम बोल सकते हैं सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। संख्या और सांद्रता क्या है, अगर एक ही स्थान पर बहुत सारे पार्टिकल आ जाते हैं तो हम कहते हैं सांद्रता बढ़ गई है, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि संख्या बढ़ गई है। अगर किसी गैसीय माध्यम है, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर आपके पास कोई गैस है, अगर गैस के अणु दूर दूर है तो आप क्या बताओगे, गैसीय अणुओं की सांद्रता कैसी है, कम है। लेकिन अगर हम कंप्रेस करके सभी गैसीय अणुओं को एक दूसरे के पास ले आएं तो हम कहेंगे गैसीय अणुओं की सांद्रता कैसी है, अधिक है। तो कहता है जैसे अणु जो होते हैं वो इससे उत्प्रेरक की सतह पर चिपकते हैं, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। भाई ज्यादा से ज्यादा अणु चिपकेंगे तो सांद्रता बढ़ जाएगी, और जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक हम लोगों ने रूल पढ़ रखा था रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में कि R प्रोपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कभी किसी अभिकारक पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है तो बेटा फिर उसका वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ गई है। तो उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता के बढ़ जाने से अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई पूछता है कौन सा नियम ऐसा लगा दिया कि सांद्रता बढ़ने पर वेग बढ़ जाता है, आप तुरंत बताओ कि रासायनिक बलगतिकी में हमने एक चैप्टर में एक आर्टिकल पर रखा था, नाम था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। उसके आधार पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक ने सांद्रता बढ़ा दी है अभिकारक अणुओं की, इसलिए उत्प्रेरक की सतह पर होने वाली अभिक्रिया की स्पीड भी बढ़ जाएगी। कहता है ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इसे हम निम्न पदों द्वारा समझा जा सकता है। बेटा अधिशोषण सिद्धांत को कुछ स्टेप हैं उनके द्वारा समझेंगे। स्टेप के लिख रखे हैं मैंने, मुझे केवल समझाना है। पहला स्टेप देखो मैंने क्या लिख रखा है, मैंने लिख रखा है उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का क्या, विसरण। विसरण का मतलब क्या होता है, फैल जाना। सबसे पहले जब भी अभिकारक अणु उत्प्रेरक के कांटेक्ट में आते हैं, अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। मैंने क्या मान रखा है, मैंने जो भी मान रखा है मैंने इधर मान रखा है। ये देखो मानने वाली जगह, मेरे पास एक अभिकारक अणु A है, एक अभिकारक अणु B है, और ये वाले उत्प्रेरक को क्या लिखें, X लिख दें क्या। तो ये जो दिख रहा है उत्प्रेरक ये क्या है, X, और इन दोनों के अभिक्रिया से AB नाम का पदार्थ बना है। तो अभिकारक अणु पूछेंगे तो कहोगे सर जी A प्लस B, ये दोनों अभिकारक हैं। तो सबसे पहला काम है उत्प्रेरक के चारों ओर A और B अपनी जगह क्या कर लेंगे, बना लेंगे। यहां भी A और B ने अपनी जगह बना ली, यहां भी बेटा A और B ने अपनी जगह बना ली, यहां भी A और B ने अपनी जगह बना ली, यहां भी A और B ने, मतलब उत्प्रेरक के चारों ओर A और B, A प्लस B ने अपनी जगह क्या कर ली, बना ली। पहला स्टेप है। अगर कोई पूछेगा उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक अणुओं का विसरण, तो आप ऐसा चित्र बना के दिखा दोगे कि फैल गए। हालांकि A प्लस बी तो यहां भी लिखना होगा, A प्लस बी तो यहां भी लिखना होगा, क्योंकि चारों ओर A प्लस बी के पार्टिकल फैल गए हैं, तो मैंने उसको इस प्रकार से बनाया। लेकिन फिगर नेक्स्ट पहला स्टेप ये हो गया। पहला काम है अभिकारक अणु जाएंगे और उत्प्रेरक की सतह के चारों ओर अपना क्या बनाएंगे, स्थान बनाएंगे, फील्डिंग टाइट करेंगे वहां जाके। फिर नेक्स्ट कहता है अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। अभिकारक अणुओं का अधिशोषण का मतलब है अब ये अभिकारक अणु क्या करेंगे, उत्प्रेरक की सतह पर क्या करेंगे, चिपकेंगे। अधिशोषण का सिद्धांत तो पढ़ाई है, अधिशोषण जानते हो ना क्या होता है, किसी भी पदार्थ की सतह पर क्या हो जाना, चिपकना। तो उसको सेकंड फिगर से देखो, देखेंगे ऐसा। हमारे पास बेटा ये था उत्प्रेरक, पहले उत्प्रेरक बना लेते हैं। ये उत्प्रेरक था, अब अभिकारक अणु इसकी सतह पर क्या करेंगे, चिपकेंगे। तो बेटा इसमें से बहुत सारी मुक्त संयोजकताएं हैं, लेकिन क्योंकि हमें अभिक्रिया का केवल तरीका समझना है, स्टेप समझने हैं, हम पूरे अभिकारक अणु बनाने वाले नहीं हैं। अगर एक मुक्त संयोजकता पर A चिपक गया तो दूसरी मुक्त संयोजकता पर कौन चिपक जाएगा, B। हालांकि इस मुक्त संयोजकता पर भी एक कोई A या B चिपकेगा, इस पे भी चिपकेगा, इस पे भी चिपकेगा, लेकिन मैंने क्या बताया, हमको केवल आपको थ्योरी या सिद्धांत बता करके दिखा देना है, अभिक्रिया का प्रारूप थोड़ी पूरा बना के रखना है। तो क्योंकि सिद्धांत आपको समझाना है, मैंने एक ही मुक्त संयोजकता में A को रखा, एक में किसको रखा, B को रखा, बाकी मुक्त संयोजकता पे मैंने किसी चीज को नहीं बनाया। हालांकि पार्टिकल उस पर भी चिपके होंगे। ये A के साथ उत्प्रेरक का बॉन्ड बनेगा,
एक बॉन्ड उत्प्रेरक का किसके साथ बनेगा, बी के साथ बनकर तैयार होगा। ये सेकंड सिचुएशन को इस्तेमाल में लाते हैं। इसमें अभिकारक अणुओं का अधिशोषण, अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं एक बॉन्ड के थ्रू, और बॉन्ड के थ्रू चिपक गया, इसका मतलब अधिशोषण हुआ है। थर्ड स्टेप पे चलते हैं, मध्यवर्ती के निर्माण से रासायनिक अभिक्रिया का होना। ये इंपॉर्टेंट फिगर रहेगा। पहले तो कैटेलिस्ट बनेगा उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक की कौन सी संयोजकताएं हो गई, मुक्त संयोजकताएं। ये तो हर बार बनानी पड़ेंगी, अभी इसकी मुक्त संयोजकता नहीं है। फिर क्या होगा, यहां पर अभिकारक अणु ए चिपका था, यहां अभिकारक अणु क्या चिपका था, बी। ए और बी, ध्यान देने वाली बात है, ये सबसे अच्छा स्टेप है। ए उत्प्रेरक के साथ, बी उत्प्रेरक के साथ जो बॉन्ड बनाकर रखे थे, अब ये इस बॉन्ड को क्या करेंगे, कमजोर करेंगे। अर्थात अपने बॉन्ड को उत्प्रेरक के साथ ए का बनाया हुआ बॉन्ड, उत्प्रेरक के साथ बी का बनाया हुआ बॉन्ड, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कमजोर करेंगे। और बेटा अगर ए का उत्प्रेरक के साथ बी बॉन्ड कमजोर हो रहा है, देखो कमजोर कैसे हो रहा है, समझ पाए। तो अगर जैसे ए से उत्प्रेरक के बीच का बॉन्ड और बी से उत्प्रेरक के बीच का बॉन्ड कमजोर होगा, तो ए और बी अपने साथ एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड क्या करने लगेंगे, बनाने लगेंगे, क्योंकि इनको लगा कि अब हमारा बॉन्ड तो उत्प्रेरक के साथ छूटने वाला है। तो अब हम लोग क्या करें कि हम लोग आपस में एक बॉन्ड डेवलप कर लें, स्टेबिलिटी बना रखें। तो इस दौरान ए और बी भी अपने साथ एक एक बॉन्ड को क्या करने लगता है, बनाने लगता है। इस समय उत्प्रेरक के साथ जो ये कंपाउंड बनकर तैयार होता है, जो यौगिक बनकर तैयार होता है, उस यौगिक को हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती यौगिक, या इस सिचुएशन को कहते हैं मध्यवर्ती स्थिति। रासायनिक अभिक्रिया यहां से स्टार्ट हुई, क्योंकि दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनने लगा। ध्यान रखना है, अभिकारक अणु ए और अभिकारक अणु बी दोनों अपना बॉन्ड कमजोर कर रहे हैं, किससे, उत्प्रेरक के साथ, और अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं आपस में। नेक्स्ट नंबर कहता है उत्प्रेरक की सतह से विशोषण। जैसे ही अभिकारक अणुओं का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो उत्प्रेरक से अपने बॉन्ड को तोड़कर उत्प्रेरक से क्या हो जाएंगे, अलग। सोचने वाली बात है, उत्प्रेरक से अलग होने को अधिशोषण कहते हैं या विशोषण कहते हैं, विशोषण कहते हैं। भैया उत्प्रेरक फिर से बनेगा, फिर मुक्त संयुक्ताएं बनाई। अब मुक्त संयुक्ता तो बनी रही, लेकिन ए और बी एक दूसरे से अब बॉन्ड इन्होंने क्या कर लिया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है। तो मैंने ए और बी के साथ बॉन्ड बनाया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और विशोषण का मतलब होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के बाद जो अभिकारक अणु हैं वो उत्पाद के फॉर्म में उत्प्रेरक की सतह से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। लास्ट नंबर लिखता है उत्प्रेरक से उत्पाद का अलग हो जाना। लास्ट नंबर का कोई फिगर नहीं बना है, उत्पाद बन गया, अभिकारक बन गया, उत्पाद अलग हो जाएगा, अभिकारक अलग हो जाएगा। इसके लिए हमें फिगर को बताने की जरूरत नहीं है। यह सिद्धांत है जो इतने स्टेप में फॉलो करता है या लागू होता है। और एक चीज इसमें से, इसकी अगर विशेषताएं बताने की बात आएगी तो विशेषताएं मैं लिखे देता हूं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। विशेषताएं, अच्छा विशेषताओं को तो ऐसे पहचाना जा सकता है, अगर आपको समांगी वाले समाध्यमी समांगी अधिशोषण या समांगी उत्प्रेरण या माध्यमिक यौगिक सिद्धांत की सीमाएं आती हैं तो आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हो। जैसे उसमें हमने क्या लिखा रखा था, लिख सकते हैं ये विसमांगी अभिक्रियाओं की व्याख्या करता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं पहला नंबर, ये विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। विषमांगी उत्प्रेरण की कौन व्याख्या करता है, ये सिद्धांत, हम लोग नहीं। हाँ, जो अपना नाम ले डालो कि हम करते हैं। ये विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। सेकंड नंबर, एक और चीज हम लोग बता सकते थे, उसमें ये बता रहे थे कि ये इस बात की भी व्याख्या नहीं करता कि अगर उत्प्रेरक को चूर्ण की भांति प्रयोग किया जाए तो आखिर कैसे नियम लागू होगा। तो कहो सर ये भी तो नहीं बता रहा है। बेटा बिल्कुल बता रहा है, ये इस बात को बता रहा है कि कंपाउंड मुक्त संयोजकताओं पर बनता है ना, पीसने से मुक्त संयोजकताएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं, अतः अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो ये इस बात की भी व्याख्या करता है कि अगर उत्प्रेरक को पाउडर के फेस में यूज क्यों किया जाए। तो लिखते हैं यह उत्प्रेरक के चूर्ण या सूक्ष्म विभाजित रूप, चूर्ण या सूक्ष्म विभाजित रूप की व्याख्या करता है। सूक्ष्म विभाजित रूप की व्याख्या करता है। यह वर्धक तथा विष के कार्य की भी व्याख्या करता है, व्याख्या करता है। अच्छा, विष या वर्धक के कार्य की व्याख्या करता है, क्यों? वर्धक मुक्त संयोजकताओं को बढ़ा देता है और विष मुक्त संयोजकताओं में क्या होता है, अधिशोषित होकर उन्हें क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो जो मुक्त संयोजकताओं की व्याख्या अगर सिद्धांत कर सकता है तो ये वर्धक और विष के भी प्रभाव को क्या करता है, बताता है। तो इसको नोट कर लेंगे, बाकी के आर्टिकल पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।